हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक फर्स्ट को हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 चल रहा था और हम देख रहे थे शहरी क्षेत्र में आजीविका। अब मैं आपको शहरी क्षेत्र में आजीविका में बहुत कुछ बता चुका हूं। आज नंबर आपका है, आप मुझे बताएंगे शहरी आजीविका और ग्रामीण आजीविका में किस प्रकार अंतर है। तो ध्यान दीजिए, शहरी आजीविका तथा ग्रामीण आजीविका में क्या अंतर है, ये हम बताइए। देख लिया? कौन बच्चा बताएगा? बताइए बच्चों, आपको समझ आया किस प्रकार अंतर है ग्रामीण आजीविका और शहरी आजीविका के बीच? बताइए देखकर। अब देखिए, ग्रामीण आजीविका और शहरी आजीविका, मैंने आपसे क्या बताया था कि ग्रामीण आजीविका में आय का प्रमुख साधन क्या होती है, लोग किस पर निर्भर हैं, तो जो कृषि होती है उस कृषि पर निर्भर है। जबकि शहरी आजीविका में लोग किस पर हैं, गैर कृषि कार्यों पर निर्भर है। किस पर है? गैर कृषि कार्यों पर आपका निर्भर है। ये आपको देखनी होगी। जैसे आप देखते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में खेतीहार जो आपके श्रमिक होते हैं वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ खेती से संबंधित कार्य में मदद कर कर अपना क्या करते हैं, रोजगार पाते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र को देखो तो वो क्या करते हैं, दिन के हिसाब से मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं? दिन के हिसाब से आपका मजदूरी करते हैं और दिन के हिसाब से मजदूरी करने के आधार पर ही अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, रोजगार के जो साधन है वो क्या है, सीमित हो सकते हैं, सीमित हो सकते हैं। लेकिन आप अगर शहरी क्षेत्र की बात करो तो वहां रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है। कोई आपका कृषि कार्य में लगा है, कोई आपका विनिर्माण में लगा है, कोई किसी के यहाँ सर्विस में लगा है, कोई आपके डब्बों वालों के यहाँ लगा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से
हर आदमी बिजी है और किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। ये सारी चीजें हमको क्या है इसमें देखने के लिए क्या है मिल जाए। तो और अंदर आप बताइए बच्चों। हो गया। चलिए वापस चलते हैं जहां हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछता रहूंगा ताकि आपको ध्यान रहे। क्लियर है? अब देखिए बात करें दफ्तर में। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी कि मार्केटिंग में मैनेजर है। शाम 5:30 बजे से पहले वह दफ्तर पहुंचने को कहा गया था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया जाए जिससे हम बिल्कुल समय पर पहुंच जाए। दफ्तर ऐसी जगह था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। इनमें से सैकड़ों लोग बाहर आए। कह रहे कि ऐसी इमारतें थी जहां से सैकड़ों लोग कैसे हैं बाहर आए। ठीक। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़े तो कुछ बसों की तरफ पंक्तियों में। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। नौकरी लंबे समय के साथ साथ चली। स्थायी कर्मचारी होने के कारण निम्नलिखित फायदे हैं। ध्यान दीजिए शब्द आया है उनकी स्थायी नौकरी, परमानेंट। जहां भी परमानेंट लग जाए भाई। सरकारी नौकरी में क्या है कि ये बंदा परमानेंट है, इसको कोई निकालेगा नहीं। एक फ्यूचर सिक्योरिटी के रूप में तो हम गवर्नमेंट जॉब को देखते हैं। अगर ऐसा ही आपका प्राइवेट सेक्टर में कर दिया जाए तो लोग क्यों ना बढ़े। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाला जाता है। एक भाग को क्या करते हैं सरकार के पास भविष्य निधि, इसको हम क्या कहते हैं पीएफ बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड। इसे हम क्या बोलते हैं पीएफ कहते हैं, प्रोविडेंट फंड। इस बचत पर ब्याज मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। आप नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए तो क्या मिलेगा आपको पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड का पैसा आपको मिलेगा। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टी मिलती है। संडे की छुट्टी मिलेगी। जो भी नेशनल हॉलिडे उनकी छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी में भी कुछ दिन मिलते हैं। वार्षिक छुट्टी मतलब आप अपने पूरे साल में 14 छुट्टी, 11 छुट्टी, इस तरीके से आप छुट्टी ले सकते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा है। कंपनी एक सीमा तक कंपनी और उसके परिजनों का इलाज का खर्चा उठाती है। इंश्योरेंस की फैसिलिटी होती है। आप बड़े होकर जब गवर्नमेंट अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करोगे या एमएनसी में जॉब करोगे तो आपको समझ आएगा कि वो आपका और आपके परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे जो आपकी सैलरी से ही कटेगा। जैसे मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर 630 रुपये महीना या 700 रुपये महीना कटे तो उसमें वो कहेंगे कि एक साल में आप 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपको आपको फैमिली कवर होगा। क्या होगा 10 लाख तक का इंश्योरेंस और फैमिली कवर। ठीक है ये आपको दिखा है। क्लियर है? सुविधा कैसी है अच्छी।
देख लिया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, शहरों में अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। बीमार पड़ गए तो आपको छुट्टी मिलेगी। शहर में ऐसे कई कर्मचारी हैं जो दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है, हर महीने तनख्वाह मिलती है। फैक्ट्री में काम हो कम हो या अनियमित रूप से काम करने पर मजदूर को निकाला नहीं जाता। आखिरी दिन खत्म हुआ, हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठी, लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा था कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इस तरह के काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, मगर उनका काम बाध्यता का है और शहरी जीवन को बनाए रखना है। कैसा है? बाध्यता का। आप देखते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, 10-10, 20-20, अब 15-15 माले के, 20-20 माले के क्या होते हैं, आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ उनके ऑफिस होते हैं। जो आपकी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, वो अपना ऑफिस वहाँ चलाती हैं। ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, वो वहाँ अपना ऑफिस चलाती हैं और लोग बाग वहाँ जाते हैं, ठीक, काम भी करते हैं। तो इस तरह की चीजें भी हैं। तो कैसी कैसी फैसिलिटी है, देखिए, ये स्थायी कर्मचारी है, क्लियर है, यानी कि ये नियोजित है। एक होते हैं गैर नियोजित। गैर नियोजित का मतलब उनको आपका परमानेंट, एक तो वो मजदूर नहीं होते, काम नहीं मिलता उनको, इंश्योरेंस, उनको छुट्टी, ऐसा कोई मेडिकल इंश्योरेंस, उनकी फैमिली का कवर ऑफ, क्लियर है, ऐसी कोई सुविधा उनकी नहीं होती। तो बार बार यही जिक्र किया जा रहा है कि भाई अगर तुम काम करवा रहे हो तो एटलीस्ट उसको एक सिक्योरिटी दे दो, आप उसको एक आपका इंश्योर तो करो, क्लियर है, ये आपको दे। आगे बढ़े। चलिए, अब आप देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ये देखिए, महानगरों में कॉल सेंटर, कॉल सेंटर का मतलब जानते हो? जैसे कि आपने कोई चीज ली, मान लीजिए आपने कोई मोबाइल लिया या आपने कोई वॉशिंग मशीन, फ्रिज लिया, उस फ्रिज में कुछ कमी दिखाई दी, आपको कुछ कंप्लेंट करनी, तो आप एक नंबर डायल कर दो। अब सैमसंग कंपनी है कोरिया की, मान लीजिए, ठीक, या कंपनी कोई है विदेश की, लेकिन जब आप फोन करते हैं तो भारत में कैसे उठता है, भारतीय आवाज में बात कैसे करते हैं? आपने फोन किया, बात की, कहते हैं कि नमस्कार सर, हमारा नाम ये है, बताइए मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। तो आप कहते हैं कि भैया मैंने टीवी, फ्रिज, कुछ भी सामान ऐसा लिया था और इस सामान में एक ये आपका प्रॉब्लम आ रही, आप इसको रिजोल्व करिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है सर, आप लाइन पर बने रहिए, हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी कंप्लेंट नोट कर रहे हैं, कल तक कोई लड़का आपके फ्रिज को देखने के लिए आ जाएगा। और होता भी ऐसे है, आप आते हैं, वो व्यक्ति आता है आपके पास, आपका काम करके आपका चला जाता है। तो ये क्या है? ये कॉल सेंटर है। ये काम
करना रोजगार का एक नया क्षेत्र। ये क्षेत्र बहुत बढ़ रहा है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामान खरीदते हैं, बैंक फोन जैसी सेवाओं को उपभोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही से उपभोक्ताओं की समस्या और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय हमें हॉल नुमा कमरे में चलते हैं। कैसे होते हैं? जो हॉल है वो हॉल जैसे नुमा कमरे में चलते हैं। उनमें अलग अलग खाना बनाते हैं, जहां कंप्यूटर, आपका टेलीफोन, हेडफोन, स्पीकर लगे होते हैं। भारत में इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यह केवल भारतीय कंपनी विदेशी कंपनियों को भी कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनी को आकर्षित करना, यहाँ तक कि अंग्रेजी बोलते हैं लोग आसानी से कम वेतन पर मिल जाता है। ऐसा है, आसानी से कम वेतन पर लोग मिल जाते हैं। ठीक। और ये कैसा है? बहुत बड़ा बढ़ता हुआ क्षेत्र। देख लिया? तो इस प्रकार आज की तारीख में एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है और लोग उसके तरफ काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, इतना देखा तो आपको डाउट क्लियर होगा। देख लिया? आगे बढ़े। चलिए, तो इस तरीके से ये सारे जॉब, ये सारे क्रिएशन हैं, आप देखते हैं इस तरीके से बैठे होते हैं। आप जब किसी को फोन करते हैं तो वो व्यक्ति आपसे बात करता है, फिर वो आपकी मदद करता है। आपसे जुड़ी जानकारियां सब उसके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही होती हैं, वो दिखाई देती हैं। उनको बताता है कि आपके मोबाइल के लास्ट के 4 अंक ये हैं, ऐसा कुछ है, और ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। ठीक है? आगे बढ़े। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ आएगा और ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। आइए एक प्रश्न पर बढ़ते हैं। नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की जिंदगी का विवरण दिया गया है। लेबर चौक यानी पर जहां से मजदूर मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। हमने चैप्टर के अंदर लेबर चौक का जिक्र किया था। इसे पढ़ाई और आसपास की चर्चा करें। लेबर चौक पर आने वाले मजदूर के जीवन की क्या स्थिति है? लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से ज्यादातर अपने स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे चौक के आसपास फुटपाथ पर सोते हैं या फिर रात्रि श्राम यानी कि गृह यानी कि रैन बसेरे में रहते हैं। इसे नगर निगम चलाते हैं। आप देखेंगे नगर निगम में रैन बसेरा होता है। रैन बसेरा क्या होता है? ऐसी जगह मतलब करते हैं जहां पर लोग आपका रह सकें, जिनके घर नहीं। इनमें से 6 रुपए एक बिस्तर प्रतिदिन का किराया देना पड़ता है। सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम ना रहने के कारण वहां चाय या बीड़ी वालों की दुकान या बैंकों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके पास पैसे जमा करते हैं, उनसे उधार भी लेते हैं। वे अपने औजारों को
रात के अपनी हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी देते हैं। कैसे कहते हैं? कर्ज भी देते हैं। क्या आपने देखा है लेबर चौक का जीवन? कभी आप जाइए, आप शहर में निकलिए, ये चीज शहर में ज्यादा मिलती है। शहर में देखिए कि जो लोग रोड साइड पे भीख मांगते हैं, जिनका कोई नहीं है, आपको लगता है आखिर वो रात को जाते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं? आप रैन बसेरे में जाइए, सरकार इसको चलाती है, ठीक। वहाँ साफ सफाई रहने का व्यवस्था करती है, खाने की इत्यादि व्यवस्था नहीं होती, रुकने की व्यवस्था होती है, और वो रैन बसेरा सुनिश्चित करती है। क्या करती है? रैन बसेरा। जिनके पास ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपना घर नहीं है, वो इस रैन बसेरे में रात को रुक सकते हैं। ठीक है, इस तरह की सुविधा सरकार। क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।